So today we will see the second lecture of international economics, and today we will discuss about the theories of international trade. In the previous lecture, we have understood what international economics means, what are the basic concepts, why it is discussed as a separate branch of economics, and the rest of basic details. Now, this lecture will be about what were the theories of international trade in various phases. So, when we see the theories of international trade, we have mainly three phases of theories. तो तीन phases में जो theories है इंटरनेशनल ट्रेड की या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की वो डिवाइड की गई है। पहला है द प्री क्लासिकल एरा, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट थ्योरी जो थी वो मर्केंटलिज्म की थी। मर्केंटलिज्म क्या होता है ये हम अभी देखेंगे। उसके बाद क्लासिकल्स आए और क्लासिकल्स के साथ ही एडम स्मिथ ने अपनी बुक पब्लिश की और उसके बाद यहाँ क्लासिकल्स ने फ्री ट्रेड को एडवोकेट करने के बारे में कहा और मर्केंटलिज्म को क्रिटिसाइज किया। तो क्लासिकल्स में हम दो थ्योरीज देखेंगे, एक एडम स्मिथ की और एक डेविड रिकार्डो की। उसके बाद मॉडर्न वेव में जो आज हम देख रहे हैं दैट इज हेक्चर ऑलिन थ्योरी, और उसने कैसे किस थ्योरी में क्या क्या प्रॉब्लम थी, कैसे एडम स्मिथ ने मर्केंटलिस्ट को क्रिटिसाइज किया, कैसे डेविड रिकार्डो ने लिमिटेशन ऑफ जो एडम स्मिथ की थ्योरी में थी उसको पूरा किया, और कैसे हेक्चर ऑलिन थ्योरी इन सब को आ, आगे बढ़ाते हुए क्रिटिसाइज करते हुए अपनी अपने थ्योरी देते। सो यहाँ पे हम चलते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ। सो फर्स्ट जो है दैट इज मर्केंटलिज्म। अगर आपने हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट देखा होगा तो वहाँ पे भी हम मर्केंटलिज्म को पढ़ते हैं, और यहाँ पे भी एक प्रोमिनेंट थ्योरी है ट्रेड के बारे में। मर्केंटलिज्म क्या था, ये एक ट्रेड की थ्योरी थी जहाँ पे नेशंस बिलीव करते थे कि हमें ज्यादा से ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट करनी चाहिए, एंड दैट टू इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। गोल्ड जितना जिसके पास ज्यादा होगा उतना वो नेशन वेल्दी होगा, उतना उसके पास ज्यादा एसेट्स होंगे और वो ज्यादा डेवलप्ड माना जाएगा। ये एक थ्योरी थी उस टाइम की। तो ये कहते थे कि एक्यूमुलेट कीजिए आप जितना हो सके वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। और ये एक्यूमुलेशन कैसे होगा, ये एक्यूमुलेशन कैसे होगा, ये होगा बाय एनकरेजिंग एक्सपोर्ट्स एंड डिस्करेजिंग इंपोर्ट्स। कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कीजिए बाकी कंट्रीज को और इंपोर्ट कम से कम कीजिए। इससे क्या होगा, इससे फॉरेन ट्रेड उस नेशन के फेवर में आएगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इनके फेवर में रहेगा। और हम जानते हैं मर्केंटलिज्म की थ्योरी 15 से 18 सेंचुरी के बीच में चली, और इस टाइम जो इंटरनेशनली जब हम ट्रेड करते थे तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज गोल्ड होता था। तो ये कहते थे आप जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा आपके पास गोल्ड आएगा, जितना कम आप इंपोर्ट करेंगे उसके लिए आपको फॉरगॉन गोल्ड बहुत कम करना पड़ेगा। तो आप एक्सपोर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा कीजिए, इंपोर्ट्स को कम से कम कीजिए और गोल्ड को अपने नेशन में एक्यूमुलेट करते चले जाइए। ये थी इनकी थ्योरी। अब इस थ्योरी में जो हम देखते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या ह्यूमन डेवलपमेंट जैसी चीजों को ये इररेलेवेंट मानते थे। ये कहते थे ऐसी कोई चीज नहीं है कि हम इस थ्योरी में जो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप बोल रहे हैं या ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे कि पॉवर्टी है, जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आप की पर कैपिटा इनकम कितनी है, रियल इनकम कितनी है,
ये कहते थे ये सब चीजें इररिलेवेंट है। एक नेशन तभी तक डेवलप हो सकता है जब उसके पास गोल्ड बहुत ज्यादा हो। ये एक पैरामीटर है आपकी ग्रोथ का या डेवलपमेंट का। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ह्यूमन डेवलपमेंट जैसे इंडेक्सेस इनके लिए इररिलेवेंट थे। अब इस ट्रेड थ्योरी को कौन बढ़ाया, किसने इसको अपनाया? तो सबसे जो दो नेशंस थे वो थे ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस। बिटवीन 15th एंड 18th सेंचुरी इन्होंने इस पॉलिसी को फेवर किया और एक्यूमुलेट करना शुरू किया गोल्ड को। और इसी के कारण, इस मर्केंटलिज्म पॉलिसी के कारण हम देखते हैं कि एक नई पॉलिसी कॉलोनियलिज्म भी आई, और जिसकी वजह से 1947 तक इंडिया अंडर ब्रिटिश कंट्रोल रहा। और वो यहाँ से क्या करते थे? ट्रेड करते थे। और ये ट्रेड जो था ये फेवर करता था ब्रिटेन को। कैसे फेवर करता था ब्रिटेन को? अगर आप देखेंगे तो ये क्या करते थे, ये रॉ मटेरियल जो है इंडिया से लेते थे। समझो, रॉ मटेरियल 2 रुपीज का था। इसकी मैन्युफैक्चरिंग वो करते थे इंग्लैंड में। और मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता था उसकी प्राइस होती थी 20 रुपीज। और ये 20 रुपीज को ये लाते थे इंडिया सेल करने के लिए। तो ये इंडिया को देते थे 2 रुपया। और उनसे बोलते थे कि आप 20 रुपए की चीज खरीदो। जिसकी वजह से जो 18 रुपीज है वो एक तरह से प्रॉफिट होता था जो ब्रिटेन चला जाता था। तो इस तरीके से कॉलोनियलिज्म पॉलिसी जो इन्होंने अपनाई, इसी की वजह से अपनाई क्योंकि इनको गोल्ड चाहिए था और ये मर्केंटलिस्टिक पॉलिसी को फॉलो करते थे। ठीक है। इसके बाद अगर आप इसी को गोल्ड रिसीव करना है तो नेशन को एक्सपोर्ट करना चाहिए ज्यादा मोर देन इम्पोर्ट्स। और ट्रेड जब उनके फेवर में रहेगा तो उनके पास ऑटोमेटिकली गोल्ड एक्यूमुलेट स्टार्ट हो जाएगा। और इस पॉलिसी में ये क्या कहते थे कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहना चाहिए। स्ट्रिक्ट कंट्रोल कैसे रहेगा? जब स्टेट कंट्रोल में रहेगी। इसीलिए आप देखेंगे कि आफ्टर 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857 होने के बाद जो क्राउन है, ब्रिटिश इंग्लैंड का क्राउन, वो डायरेक्टली रूल करने आता है इंडिया। सो ये क्या था? ये स्टेट कंट्रोल था। अब स्टेट, पहले कंपनी थी अब स्टेट आ रही है। तो ये जो मर्केंटलिस्टिक पॉलिसी थी इसी ने बढ़ावा दिया कॉलोनियलिज्म को। और इसी की वजह से इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल रहा फॉर मोर देन 200 years। So, ये थी मर्केंटलिस्टिक पॉलिसी। मर्केंटलिस्टिक पॉलिसी कहती थी कि आप एक्यूमुलेट कीजिए गोल्ड जितना आप चाहे। और वो कैसे आप करेंगे? एनकरेज करिए एक्सपोर्ट और डिस्करेज करिए इंपोर्ट्स। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ह्यूमन डेवलपमेंट जैसी चीजें इररिलेवेंट है। इसके बाद आते हैं हम, इसके बाद एक और थ्योरी आती है। मर्केंटलिस्टिक पॉलिसी बहुत टाइम तक चलती रही। और फिर एडम स्मिथ 1776 में अपनी एक बुक पब्लिश करते हैं, दैट इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। और इसी बुक में ये एक थ्योरी देते हैं जिसका नाम होता है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। और ये इन्होंने कैसे डेवलप की? इन्होंने ये थ्योरी, एडम स्मिथ ने ये थ्योरी डेवलप की एज एन अटैक ऑन द प्रिवेलिंग मर्केंटलिस्टिक व्यू ऑफ ट्रेड। तो इन्होंने क्या कहा? एडम स्मिथ ने कहा कि ये जो मर्केंटलिस्टिक पॉलिसी है ये बिल्कुल गलत है। और इन्होंने कैसे अटैक किया, इन पे कैसे क्रिटिसाइज किया? क्योंकि इन्होंने एडवोकेट किया फॉर फ्री ट्रेड। इन्होंने कहा ट्रेड फ्री होना चाहिए। और फ्री कैसे होगा? कि उसमें स्टेट का कंट्रोल बिल्कुल भी ना हो, सबसे कम हो या हो ही ना। मर्केंटलिस्ट व्यू क्या कहता था? कि स्टेट कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें डिस्करेज करना चाहिए इंपोर्ट्स को। तो डिस्करेज जैसे ही कहते थे इंपोर्ट्स को, दैट मीन्स ये इंपोर्ट्स को बैन करते। और जैसे ही इंपोर्ट्स को बैन करते तो फ्री ट्रेड नहीं होता। तो एडम स्मिथ ने कहा कि मर्केंटलिस्ट पॉलिसी बिल्कुल फेवर नहीं करती है एज एन उनको
मर्केंटलिस्टिक व्यू अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा कि हमें फ्री ट्रेड करना चाहिए और स्टेट को इसके साथ कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए। इन्होंने क्या कहा, जैसे मर्केंटलिस्ट कहते थे कि वेल्थ ऑफ नेशन डिटरमाइन होती है गोल्ड से, इन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं होती। एक नेशन की वेल्थ गोल्ड, जितना अमाउंट ऑफ गोल्ड उनके पास है उससे नहीं होता, बल्कि डिटरमाइन होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज उनके सिटीजन्स के पास कितने हैं, कि वो कितने गुड्स एंड सर्विसेज ऑब्टेन कर सकते हैं, क्या उनके पास चॉइस है गुड्स एंड सर्विसेज में, कितने अवेलेबल है उनके पास। इस सब से एक वेल्थ ऑफ द नेशन डिटरमाइन की जा सकती है। तो इन्होंने पूरा क्रिटिसाइज किया मर्केंटलिस्टिक व्यू ऑफ ट्रेड को, और इन्होंने कहा कि टैरिफ्स, कोटाज, ये सब चीजें ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करती है। जो पॉलिसी इन्होंने बनाई एक्सपोर्ट प्रमोशन और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को, एक्सपोर्ट को प्रमोट किए जाए, इंपोर्ट को बहुत कम किया जाए जिससे गोल्ड आए, इन्होंने कहा ये सब चीजें ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करती है, ट्रेड अच्छी तरीके से नहीं हो पाता, इसीलिए ये सब चीजें होती हैं। तो इन्होंने कहा ट्रेड क्या करता है, अलाउड टू फ्लो अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेस। तो आप ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट मत कीजिए बाय टैरिफ्स, कोटाज या ऐसी पॉलिसी जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। आप ट्रेड को अलो कीजिए कि वो जैसे मार्केट फोर्सेस उसको चलाना चाहे वैसे चलता जाए। मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी वहां पे इक्विलिब्रियम आएगा और ट्रेड अपने आप चलता रहेगा। इसमें स्टेट और इन टूल्स का, जैसे टैरिफ्स और कोटास का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये थ्योरी क्या कहती थी, अब हम देखते हैं कि थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज जो एडम स्मिथ ने दी थी, ये इनके व्यूज थे अबाउट ट्रेड। ये कहते थे कि ये सब ट्रेड क्या है, मर्केंटलिस्टिक व्यू अच्छा नहीं है, फ्री ट्रेड को एडवोकेट करना चाहिए। अब हम देखेंगे ये जो इन्होंने थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, वो क्या है। सो अगर हम देखें कि नाम से ही इसमें क्या है, एब्सोल्यूट एडवांटेज, सो ये की टर्म है इस थ्योरी में। ये थ्योरी क्या कहती है कि कंट्री को क्या करना चाहिए, एंगेज करना चाहिए किसमें, इन द प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ दोज कमोडिटीज इन विच इट हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज। क्या कहते हैं कि एक कंट्री को वो उस चीज का प्रोडक्शन करना चाहिए या उस चीज का एक्सचेंज करना चाहिए जिसमें उसकी एब्सोल्यूट एडवांटेज है। अब ये एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या होता है, ये एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या है, ये है एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर ऑफ ए गुड और सर्विस देन कॉम्पिटिटर्स यूजिंग द सेम अमाउंट्स ऑफ रिसोर्सेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज कहता है कि गिवन द रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज गिवन है और दो कंट्रीज, कंट्री ए और बी, सेम रिसोर्सेज को यूज करके प्रोडक्शन कर रही है, तो कौन सी कंट्री ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है। जो कंट्री ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है उस कमोडिटी की, उसमें उसकी एब्सोल्यूट एडवांटेज है। ये एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या है, बस ये एबिलिटी है टू प्रोड्यूस मोर ऑफ ए गुड, ज्यादा प्रोड्यूस करना, या सर्विस देन कॉम्पिटिटर्स यूजिंग द सेम अमाउंट्स ऑफ रिसोर्सेज। जैसे इन्होंने क्या कहा, एजम्पशंस दिए पहले, एजम्पशंस के साथ जाते हैं फिर हम थ्योरी को समझते हैं, थ्योरी क्या कहती है। एजम्पशंस क्या है, उन्होंने कहा कि मैं ये बात कर रहा हूँ इन 2 into 2 into 1 मॉडल। ये क्या होता है 2 into 2 into 1 मॉडल, ये कहते हैं कि इस मॉडल में दो कमोडिटीज इंक्लूडेड, दो कंट्रीज और एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इसी को कहते हैं 2 into 2 into 1 मॉडल, 2 commodities, 2 countries and 1 factor of production। दिस इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा एजम्पशन इन्होंने क्या कहा कि टेक्नोलॉजी इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट, कि दो कंट्रीज के बीच में टेक्नोलॉजी का लेवल भी सेम है, उनमें कोई फर्क नहीं है। तीसरा, लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सिर्फ लेबर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसको यूज किया जा रहा है। और ये लेबर भी क्या है, ये होमोजीनियस है। इसका मतलब ए कंट्री और बी कंट्री के बीच में ना तो टेक्नोलॉजी का कोई फर्क है और ना ही लेबर में कोई फर्क है। टेक्नोलॉजी एंड लेबर
पूरे तरीके से सेम है। और जब तक आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तब तक लेबर और टेक्नोलॉजी सेम रहेगी, कोई इम्प्रूवमेंट इन दोनों चीज में नहीं होगा। फिर ये कहते हैं कि लेबर परफेक्टली मोबिल है विद इन द कंट्री और परफेक्टली इमोबिल है आउटसाइड द कंट्री। दैट इज, विद इन द कंट्री आप लेबर को कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन आप उसको अपनी कंट्री से बाहर नहीं ले जा सकते। और ये कहते हैं एक लास्ट एजम्पशन कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो। ठीक है। तो इस तरीके से ये एजम्पशंस देके थ्योरी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल के जरिए इन्होंने थ्योरी को बताया है। ये कहते हैं कि आप सपोज कीजिए आप एक एम्प्लॉय कर रहे हैं वर्कर को 1 घंटे के लिए। दो नेशंस है, दो कंट्रीज है, एग्जाम्पल इंडिया और क्यूबा, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि आप 1 घंटे के लिए वर्कर को इंडिया भी हायर करता है और क्यूबा भी हायर करता है। उस 1 घंटे में या तो ये लेबर 10 kg ऑफ टी प्रोड्यूस करेगा इंडिया में, और ये लेबर या तो 1 घंटे में 5 kg ऑफ शुगर। और यही वर्कर जब क्यूबा में जाता है तो ये 10 kg ऑफ शुगर प्रोड्यूस करता है एंड 5 kg ऑफ टी। दो कंट्रीज है, दोनों के पास एक एक लेबर है, और ये एक एक लेबर 1 घंटे के लिए जब हम इसको काम करते हैं तो ये प्रोडक्शंस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंट्री ये है इंडिया। इंडिया शुगर करता है 5 kg और टी 10 kg। यहाँ पे क्यूबा है, ये प्रोड्यूस करता है 10 kg ऑफ शुगर एंड 5 kg ऑफ टी। अगर आप यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन में डिफरेंस कितना है, तो इंडिया इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 times द टी देन क्यूबा। आप देखिए टी में यहाँ 10 kg इंडिया कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम उसी रिसोर्सेज के साथ क्यूबा 5 kg प्रोड्यूस कर रहा है। और जब हम क्यूबा को देखिए, क्यूबा इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 2x ऑफ शुगर देन क्यूबा। शुगर की बात अगर हम देखें तो क्यूबा हमसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, और हम विथ सेम रिसोर्सेज उसका हाफ प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या कहता है कि क्यूबा को एब्सोल्यूट एडवांटेज है शुगर में, और इंडिया को एब्सोल्यूट एडवांटेज है टी में। क्यों? क्योंकि विद इन द सेम रिसोर्सेज जो दिए गए हैं, टेक्नोलॉजी सेम है, बाकी सब चीजें सेम है। तब क्या होता है, तब इंडिया ज्यादा प्रोड्यूस कर पाता है टी, और क्यूबा ज्यादा प्रोड्यूस कर पाता है शुगर। एंड इसी हिसाब से जब हम देखें इंडिया के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है टी में, और क्यूबा के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है शुगर में। तो क्यूबा एक्सपोर्ट करेगी इंडिया को शुगर, और इंडिया एक्सपोर्ट करेगा टी, और ये दोनों को बेनिफिट करेंगे। दैट मीन्स इंडिया अब शुगर की प्रोडक्शन नहीं करके टोटल टी की प्रोडक्शन करेगा और टी को एक्सपोर्ट करेगा। क्यूबा सिमिलरली टी की प्रोडक्शन नहीं करेगा, सिर्फ शुगर की प्रोडक्शन करेगा और शुगर को एक्सपोर्ट करेगा इंडिया की तरफ। और इस तरीके से गिवन द रिसोर्सेज दोनों को बेनिफिट होगा। ठीक है। लेकिन फिर एक जैसी थ्योरी पहले तो इसको बहुत एनकरेज किया इस थ्योरी को कि सच में कुछ ट्रेड में एज कम्पेयर टू मर्केंटलिस्टिक जो कॉलोनियलिज्म को बढ़ावा दे रही थी, उससे हटके इकोनॉमिकल बेसिस पे एक थ्योरी दी गई। लेकिन फिर हर एक थ्योरी के ड्रॉबैक्स होते हैं, क्रिटिक्स होते हैं। तो इसी तरह इस थ्योरी का भी एक पोटेंशियल प्रॉब्लम था। वो पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या थी? तो डेविड रिकार्डो साहब आए, उन्होंने कहा कि इफ देयर इज नो कंट्री दैट हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट। अगर ऐसी सिचुएशन आई कि एब्सोल्यूट एडवांटेज किसी भी कंट्री को नहीं था प्रोडक्शन में, तब क्या ट्रेड बेनिफिट करेगा तब? ये पहला सवाल है कि विल स्टिल देयर बी बेनिफिट टू ट्रेड, क्या तब ट्रेड करने का बेनिफिट मिलेगा? और दूसरा, विल ट्रेड इवन ऑकर, क्या ट्रेड होगा भी तब या नहीं? कि
इंडिया और क्यूबा है, और दोनों को एब्सोल्यूट एडवांटेज किसी में नहीं है। तो क्या तब इन दोनों को बेनिफिट है ट्रेड करने में, या बेनिफिट की बात बाद में है, क्या ट्रेड होगा भी पहले इन दोनों के बीच में? और इस सवाल का जवाब देने के लिए आते हैं डेविड रिकार्डो, और वो अपनी थ्योरी देते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। तो आपने देखा होगा, जैसे अ, पहले मर्केंटलिज्म आता है, ठीक है, और इसको क्रिटिसाइज करते हुए आते हैं एडम स्मिथ, और वो देते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। और इसमें एक प्रॉब्लम होती है जिसको रेक्टिफाई करते हैं डेविड रिकार्डो, और वो देते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। तो इस तरीके से ये एक चेन है। एडम स्मिथ ने मर्केंटलिस्टिक व्यू को क्रिटिसाइज किया, और रिकार्डो ने यहाँ पे प्रॉब्लम देखी एब्सोल्यूट एडवांटेज में, और उन्होंने कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी पुट फॉरवर्ड की। अब ये क्या कहते हैं वो देखते हैं हम। तो यहाँ देखते हैं, अब हम आते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, डेविड रिकार्डो साहब यहाँ पे क्या कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपने देखा अभी, की वर्ड जो एडम स्मिथ की थ्योरी में था दैट वाज एब्सोल्यूट एडवांटेज, और यहाँ पे जो की वर्ड है दैट इज कंपैरेटिव एडवांटेज, ठीक है। कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होता है? ये होता है एबिलिटी ऑफ ए फर्म, किसी फर्म की एबिलिटी या इंडिविजुअल की, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन अदर फर्म्स, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है? यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक फर्म अगर प्रोड्यूस कर पा रही है एट लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गुड्स एंड सर्विसेज को, तो वो उसका कंपैरेटिव कॉस्ट होगा। क्यों कंपैरेटिव कॉस्ट होगा? क्योंकि एज कंपेयर टू फर्म सेकेंड, फर्म वन जो है वो क्या कर रही है, ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, उसका कॉस्ट कम आ रहा है उसको प्रोड्यूस करने में, ठीक है। यहाँ एब्सोल्यूट एडवांटेज में क्या था कि आप विद इन द गिवन रिसोर्सेज आप कितनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर पाते हैं, और जो ज्यादा क्वांटिटी को प्रोड्यूस करेगा गिवन रिसोर्सेज, उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल जाएगी उस प्रोडक्ट में। लेकिन कंपैरेटिव एडवांटेज क्या कहता है कि कॉस्ट की बात कर रहा है। अगर आपका लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उस गुड एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने में, तो आपको उसमें कंपैरेटिव एडवांटेज मिलेगी। अब जैसी कंपैरेटिव एडवांटेज मिली, तो क्या हुआ? तो ये क्या कंपैरेटिव एडवांटेज क्या देती है? ये देती है एक फर्म को एबिलिटी टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज एट लोअर प्राइस देन कॉम्पिटिटर्स एंड रियलाइज स्ट्रॉन्ग सेल मार्जिन। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसी कंपैरेटिव एडवांटेज किसी फर्म को मिला किसी गुड एक्स को प्रोड्यूस करने में, तो वो इस गुड एक्स को एट अ लोअर प्राइस बेचेगा एज कंपेयर टू अदर फर्म्स, और जैसे ही वो इसको लो प्राइस पे बेचेगा, इसके सेल्स बढ़ेंगे, इसकी डिमांड बढ़ेगी, और इसी तरीके से एज कंपेयर टू द अदर फर्म्स ये ज्यादा सेल कर पाएगा, और ज्यादा सेल कर पाएगा तो ज्यादा प्रोडक्शन होगी। तो डेविड रिकार्डो क्या कहते हैं कि एक कंट्री जो है ये क्या करती है, ये विजुअलाइज इन प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स विच इट हैज ए कंपैरेटिव एडवांटेज। रिकार्डो साहब कहते हैं कि एक कंट्री को वही प्रोड्यूस करना चाहिए और वही एक्सपोर्ट करना चाहिए जिसमें उसका कंपैरेटिव एडवांटेज हो। जैसे एडम स्मिथ कहते थे कि एक कंट्री को वही प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करना चाहिए, एक्सचेंज करना चाहिए जिसमें उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज हो। सिमिलरली डेविड रिकार्डो कहते हैं कि एक कंट्री को वही प्रोड्यूस करना चाहिए और एक्सपोर्ट करना चाहिए जिसमें उसको कंपैरेटिव एडवांटेज हो, और उसको वो इंपोर्ट करना चाहिए जिसमें कंपैरेटिव डिसएडवांटेज हो। और ये इस तरीके से कंट्री को बेनिफिट
मिलेगा। जैसे एक कंट्री ए है, इसका कंपेरेटिव एडवांटेज है इन शुगर, लेकिन कंपेरेटिव डिसएडवांटेज है इन टी, जैसे हमने एग्जाम्पल देखा। तो इस कंट्री को क्या चाहिए, इस कंट्री को चाहिए कि ये कंपेरेटिव एडवांटेज जिसमें है जैसे शुगर, उसको ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए और एक्सपोर्ट करना चाहिए, और जिसमें कंपेरेटिव डिसएडवांटेज है दैट इज टी, उसको इंपोर्ट करना चाहिए। और इस तरीके से ये बेनिफिट करेगा उस कंट्री को। ये कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी कहती है। तो इसके भी एजम्पशंस है, सिमिलर एजम्पशंस है इसके भी, क्योंकि दोनों क्लासिकल्स थे। तो पहला क्या है, ये 2 into 2 into 1 मॉडल है। सिमिलरली 2 commodities 2 countries and 1 factor ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ये एजम्पशन इंपॉर्टेंट है जो एब्सोल्यूट एडवांटेज में नहीं था। ये क्या कहता है कि एक कंट्री है जिसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है दोनों कमोडिटीज में। फॉर एग्जांपल कंट्री ए है, उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज है शुगर में भी, टी में भी। और सेकंड कंट्री है जिसका सिर्फ, जिसका किसी में नहीं है, हैज इन अनदर कमोडिटी, एक कमोडिटी में है। ठीक है। तो एक कंट्री है जिसका ए, जिसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है दोनों कमोडिटीज में, और एक कंट्री बी है जिसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है सिर्फ एक कमोडिटी में। ठीक है। तीसरा, टेक्नोलॉजी सिमिलरली कांस्टेंट है। लेबर सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लेबर होमोजीनियस है। लेबर परफेक्टली मोबाइल है विद इन द कंट्री एंड परफेक्टली मोबाइल इमोबाइल है आउटसाइड द कंट्री, एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो है। सिमिलरली वही एजम्पशन है, सिवाय इसके कि एक कंट्री है जिसका एब्सोल्यूट एडवांटेज दोनों कमोडिटीज में है, और दूसरी कंट्री है जिसका एब्सोल्यूट एडवांटेज सिर्फ एक कमोडिटी में है। गिवन द assumptions सिमिलरली, आप देखिए तो यहाँ पे ग्राफ में बताया गया है कि दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करती है, दैट इज इंडिया एंड चाइना। ठीक है। और इंडिया क्या करता है, इसका एब्सोल्यूट एडवांटेज है दोनों में, दैट इज वीट एंड टी, दोनों में इसका एब्सोल्यूट एडवांटेज है। और चाइना, इसका एब्सोल्यूट एडवांटेज सिर्फ एक में है, दैट इज इन टी। और ये जो प्रोडक्शन है दैट इज आउटपुट पर आर एंड पर केजी में, दैट इज एक घंटे में इंडिया 10 kg ऑफ वीट प्रोड्यूस करता है और एक घंटे में 10 kg ऑफ टी। सिमिलरली चाइना 4 kg ऑफ वीट प्रोड्यूस करता है और 5 kg ऑफ टी। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि इंडिया जो है ये कैपेबल है ऑफ प्रोड्यूसिंग बोथ वीट एंड टी। ओके। दोनों प्रोड्यूस करने के लिए हाँ, इसके एब्सोल्यूट एडवांटेज है। और चाइना का एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज दोनों में है, क्योंकि वो इंडिया से कम वीट और टी दोनों प्रोड्यूस करता है। तो पहला जो अभी सवाल था वो था क्या ट्रेड होगा। तो पहला सवाल ये है कि डेविड रिकार्डो कहते हैं कि हाँ, पॉसिबिलिटी है ट्रेड करने की। तो कैसे ट्रेड है, ट्रेड कैसे होगा, उसका ये है कि चाइना का जो है उसका फेवर डिसएडवांटेज है टी पे, जबकि वीट पे नहीं है कंपैरेटिवली। और इंडिया का एब्सोल्यूट एडवांटेज दोनों में है, लेकिन और कंपैरेटिव एडवांटेज वीट पे है। कैसे, आप देखिए इंडिया यहाँ पे है 10-10 पे, तो ये कहते हैं कि इंडिया का कम एब्सोल्यूट एडवांटेज दोनों पे है, लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली देखिए ऐसे, तो इसका किस पे है, टी पे है। ऐसे, तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपैरेटिवली इंडिया का कंपैरेटिव एडवांटेज टी पे है, क्योंकि ये चाइना से ज्यादा करता है। तो यही कहते हैं यहाँ पे कि इंडिया का एब्सोल्यूट एडवांटेज दोनों पे है, लेकिन कंपैरेटिव एडवांटेज वीट पे है। क्यों, वीट पे कैसे है, आप देखिए जब आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे चाइना हमसे कम प्रोड्यूस करता है और हम चाइना से ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, सिर्फ इसमें। इसको अभी आप छोड़ दीजिए।
तो यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज बनता है, और जैसे ही इंडिया का यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज बनता है, इस सिचुएशन में इंडिया कंसंट्रेट करेगा किस पे? ऑन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। और ये चाइना को बोलेगा कि आप कीजिए ऑन कंसंट्रेशन ऑफ टी, और इस तरीके से दोनों को बेनिफिट होगा। ये नहीं कि इंडिया के पास दोनों में एब्सोल्यूट एडवांटेज है तो वो चाइना को नेग्लेक्ट करे और बोले कि हम दोनों चीजें प्रोड्यूस करेंगे। नहीं, ये चाइना को भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा, और इसको बोलेगा कि आपका कंपैरेटिव एडवांटेज टी में है, तो आप टी पे कंसंट्रेट कीजिए, मेरा मैं वीट देख लूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा? इंडिया से चाइना जाएगा वीट, और यहाँ से चाइना से इंडिया आएगी टी। और यहाँ पे भी जब एब्सोल्यूट एडवांटेज दोनों इंडिया के पास है, तब भी ट्रेड होगा। ठीक है। तो ये जो क्लासिकल्स देखते थे कि ऐसी सिचुएशन हो जहां पे बेनिफिट जो है दोनों कंट्रीज को मिले। ऐसा ना हो कि ट्रेड जैसे मर्केंटल, क्योंकि इन्होंने क्या किया, ये करते थे क्रिटिसाइज मर्केंटलिज्म को। और मर्केंटलिज्म क्या कहता था? ये करते थे क्रिटिसाइज मर्केंटलिज्म को। और मर्केंटलिज्म क्या था? कि आप अपना बेनिफिट देखिए और बाकी सामने वाली कंट्री के साथ उस ट्रेडिंग प्रोसेस में क्या होता है वो आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो इसी को भी, इसको भी क्रिटिसाइज करना था। तो इसी तरीके से क्लासिकल्स ने इस चीज को भी क्रिटिसाइज किया और कहा कि नहीं, जो बेनिफिट है वो दोनों कंट्रीज को होना चाहिए जो ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि मर्केंटलिस्ट कहते थे कि आप अपना देखो, सामने वाले को छोड़ दो। यही कहते थे कि नहीं, आप क्या कीजिए, दो ऐसी सिचुएशन बनाइए कि ट्रेड से दोनों को बेनिफिट मिले। ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर है। नाउ अबाउट द मॉडर्न वेव, जो नेक्स्ट थ्योरी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। टिल देन, टेक केयर।